बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सबसे आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद, मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत वेलकम। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारे साथ भी मौजूद है। जनाब, जो दिवाली थी वो गुजर चुकी है, लेकिन क्या ही खूबसूरत मनाजिर जो मैंने देखे हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे फिर मौका नहीं मिला कि मैं किसी दिवाली पार्टी के अंदर ही चली जाती। दिल मेरा बहुत इनवाइट किया आपको? नहीं, मुझे किसी ने इन्वाइट नहीं किया। मसला ये है कि मेरा सर्कल जो है वो जरा छोटा सा है, उसके अंदर कोई भी नहीं करना चाहता था, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कल भी हमने शुभकामनाएं आपको दी थी, मुबारकबाद दी थी। मैंने कहा उनके अंदाज में दी जाए ना, ज्यादा बेहतर है। तो आज एक मरतबा फिर से बहुत ही खूबसूरत, आई होप तमाम लोगों ने बड़े अच्छे से सेलिब्रेट की होगी, बड़ा एंजॉय भी किया होगा। अच्छा, ये कोई भी त्यौहार हो ना, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब आप साथ मिलते हैं, एक डिनर होता है या फिर एक पूरा दिन आप साथ गुजारते हैं ना, एंड देन जो मजे मजे के कपड़े पहने हुए होते हैं वो बड़ा खूबसूरत, वो बहुत खूबसूरत लगता है। एक और चीज भी खूबसूरत हुई है, बड़ी अच्छी हुई है लोगों के हक में। आपको पता है कल क्या हुआ है? दिवाली का मौका था, मजहबी त्यौहार था, जाहिर है पूरी दुनिया में बसने वाले जो हिंदू है वो उसको मनाते हैं। इंडिया में एक फार्मा कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने मुलाजमीन को, आपको पता है, गिफ्ट में गाड़ियां बांटी हैं। हम ये देखते हैं कि शायद बोनस किसी को मिल रहा होता है, किसी की सैलरी इंक्रीमेंट लग रहा होता है, लेकिन ये जो हम आपको मालिक दिखा रहे हैं ना कंपनी का, फार्मा कंपनी का, चंडीगढ़ का ये वाकया है जहां पर उन्होंने ये देखिए कीज बांट रहे हैं, सबको गाड़ियां दे रहे हैं। 51 मुलाजमीन को गाड़ियां तोहफे में दी हैं। तमाम देखने वाले जो मालिकान हैं उनके लिए बहुत अच्छा पैगाम है, वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं। कंपनी के मालिक का नाम है MK भाटिया। उन्होंने अपने कंपनी के मुलाजमीन को नई गाड़ियां जनाब आला तोहफे में दी हैं और उनकी मेहनत का एतराफ भी किया। डेफिनेटली ये बताना और ये एक्नॉलेजमेंट ही होती है एक तरह से कि जनाब आपने बहुत अच्छा क्योंकि काम किया, तो उसके बदले में हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बड़ा समटाइम्स मुश्किल वैसे हो जाता है गाड़ियां रखना। उसका रीजन आपको पता है ना कि एक तो महंगी इतनी होती हैं, एंड देन टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा चला जाता है। लेकिन इंडिया में उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने कहा डायरेक्ट गाड़ियां भाई तोहफे में आपको दे रहे हैं। काश हमें भी कभी कोई गाड़ियां मिले तोहफे में, कंपनीज गाड़ियां। काश बहरहाल जी, यहाँ तो जो तनख्वाहें हैं वो तो टैक्स की मद में हम तो कटौतियां ही करवा रहे होते हैं। आप टैक्स की वजह से आपने गाड़ी नहीं ली है? नहीं, टैक्स की वजह से गाड़ी, मैं तो सैलरी टैक्स की बात कर रही हूँ। जो हमारी सैलरी से टैक्स कट जाता है। मैं कह रही हूँ कि उधर बोनस मिल रहे हैं, कहीं गाड़ियां मिल रही हैं और यहाँ पे हम टैक्स कटवा रहे हैं, वो भी ढेरम ढेर। तनख्वाहदार जो तबका है ना वो टैक्स अदायगी में सबसे आगे है। रवां माली साल की पहली छमाही में कौमी खजाने में 130 अरब रुपए का टैक्स जमा कराया गया है और टैक्स अदायगी की रकम ताजरों, होलसेलर्स और बरामद कुनिंदगान की मजमूई अदायगी का दुगना बताई जा रही है। 130 अरब रुपए का टैक्स सिर्फ सैलरी क्लास ने दिया है। जनाब क्या बात है! ये सैलरी क्लास जो है ना, ये बेचारी, इसके साथ ना बेचारा लफ्ज लिख देना चाहिए, क्योंकि जो टैक्स ज्यादा हो रहा है, टैक्स कम हो रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस हो रहे हैं, हर हाल में टैक्सेस हो रहे हैं, हर हाल में इन्होंने बेचारों ने टैक्स देना ही देना होता है। बहरहाल जायदादों के इंतकाल से 60 अरब रुपए बरामद कुनंदगान से अदायगियां हुई हैं और इसके साथ साथ होलसेलर्स की बात की जाए तो 14.6 अरब रुपए और रिटेलर से 11.5 अरब रुपए हासिल किए गए हैं। तनख्वाहदार तबका जो है उसने पिछले साल 545 अरब रुपए टैक्स दिया था और रवा बरस हदफ जो है वो 600 अरब रुपए है और अभी तक 130 अरब के बारे में आया कि वो दे चुके हैं। एक शहरी होने के नाते, एक अच्छे शहरी होने के नाते टैक्स तो हम सबको देना चाहिए, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो टैक्स देना चाहिए। आप जो मर्जी कर लें, आप दूसरे ममालिक में भी जाते हैं, वहां पर जाके देखें कितने हैवी टैक्सेस जो हैं वो लगते हैं, लेकिन लोग ना रिटर्न में, वो असल में कंप्लेनिंग चीज ये होती है कि हमें रिटर्न में कुछ नहीं। और अच्छी इंतजामिया होने के नाते, अच्छी हुकूमत होने के नाते हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को सब कुछ करना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे मसाइल हैं जिसको काबू पाने की हुकूमत को जरूरत है अगर आप टैक्सेस ले रहे हैं। और लेकिन मसला ये है कि सिर्फ सैलरी क्लास सबको पाबंद करना चाहिए कि सब टैक्स दें और अपनी इस्तात के मुताबिक जितना कमा रहे हैं ना उसके मुताबिक टैक्स दें। ये हमारा भाई हमारी ख्वाहिश कह रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं और हांगकांग आपको लेकर चलते हैं, जहां पर एक अजीबोगरीब सिचुएशन बनी कि एक माल बरदार तैयारा जो है वो लैंडिंग के करीब था, रनवे पर फिसला और समंदर में जा गिरा हुआ। ओहो, अफसोसनाक। ये देखें, मैंने कल फुटेज देखी थी तो ये अफसोसनाक वाकया है जो पेश आया था और इसमें 2 अफराद जो हैं वो हलाक हुए थे। तैयारे की वीडियो अब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है और इसे समुंदर में आप देख सकते हैं कि एक साइड पर वो एक जजीरा नुमा है, वहां पर थोड़ी सी उसकी टेल नजर आ रही है हमें, बाकी पानी के अंदर टेल नहीं, मेरे ख्याल से हेड नजर आ रहा है। अच्छा, मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि ये मुसाफिर तैयारा नहीं था बल्कि कार्गो तैयारा था। दो लोग इसमें भी हलाक, बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था, लेकिन अगेन इसमें भी कहा जा रहा है कि 2 लोगों की जानें चली गई हैं। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत अफसोस। डेफिनेटली कोई भी जानी नुकसान होता है तो वो बनी नो इंसान है, तमाम लोग एक ही हैं,
तो दुख होता है। आगे बढ़ते हैं। चिली की हुकूमत के बारे में आपको बताएं, जिसने जनूबी बहरुल काहिल के बर्फीले पानियों में पाए जाने वाले नायाब बैम्बोल्ड पेंगुइन को बाज़ाब्ता तौर पर खतरे से दो चार नस्ल करार दे दिया है। माहिरीन ये बता रहे हैं कि आबो हवा में तेजी से आने वाली तब्दीलियां, समुद्री दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है और माही गिरोह के जालों में फंस जाना इन मासूम पेंगुइन्स के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। और ये सारे जो अवामिल हैं जिनकी आयशा ने बात की है, इनकी अफजाइश नस्ल की कॉलोनियों को भी तबाही के दहाने पर पहुंचाने के लिए ये काफ़ी, वैसे मुझे तो पेंगुइन बड़े क्यूट लगते हैं। मैंने जब भी इनकी पिक्चर्स वीडियोस देखी हैं, ऐसे ज़ाहिर रियल में तो जाके मैंने नहीं देखा हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बहुत क्यूट है ये। इनके साथ जो स्टोरीज मंसूबन है वो भी बड़ी अच्छी है कि ये आपको पता है कि ये किसी एक इनका जोड़ा जो है ना, उनमें से अगर एक चला भी जाए ना तो वो दूसरा भी सारी जिंदगी अकेला रहता है और किसी और के साथ जाकर नहीं मिलता है। तो बहुत ही खूबसूरत और बड़े मजे का इनका जो है ना पूरी स्टोरीज होती हैं, जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा है। लव बर्ड्स हैं, लव बर्ड्स कह सकते हैं आप, पेंगुइन्स को ये भी कहा जा सकता है। तो ये अब सिचुएशन आई होप जो देखने वाले हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, वो इस सिलसिले में कुछ करें ताकि इनकी नस्ल जो है ना वो तबाही के दहाने से थोड़ी सी बेहतरी, हमारी भी तबाही के दहाने से बचानी है अगर, तो भारतीय आलूदगी से हमें बचाना है। अब डरा देती हैं, डरा मैं इसलिए देती हूँ कि देखिए ना, अब सरहदें आलूदगी को तो नहीं रोक सकती। अब इंडिया से, न्यू दिल्ली से आलूदगी यहाँ पे आ रही, क्या करे, उसका स्मॉग बन रही है यहाँ पे हर साल, हम यही देख रहे होते हैं। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया है और नई दिल्ली में दिवाली के ज़ाहिर तकरीबात हुई, आतिशबाजी हुई और बहुत सारी फजाई आलूदगी हमें देखने में मिली वहाँ पर, और उसकी ये रिजल्ट हुआ कि वो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में भी दाखिल हुए, वो तो नंबर 1 पे आ गए, लेकिन लाहौर डायरेक्ट फिर इफेक्ट होता है और पंजाब के बहुत सारे इलाके। देयर इज अ बुक कॉल्ड प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी, यानी कि हम जो है ना जितने भी ममालिक हैं जो साथ जुड़े हैं, वी आर द प्रिजनर्स, हम कहीं जा नहीं सकते, अपने मुल्क को उठा के कहीं और चले जाएं। तो जो भी होगा हमारे पड़ोसी ममालिक के अंदर, उसके असरात जो है ना वो हमारे मुल्क के अंदर आएंगे। अब आपको पता है कि दिवाली की तकरीबात हुई, उसके अंदर वो बहुत ज्यादा फायरवर्क्स होता है, बहुत ज्यादा पटाखे जलाए जाते हैं और उसका धुआं, आपको पता है इस वक्त मौसम स्मॉग वाला चल रहा है, उसकी वजह से फजा जो है वो बहुत ज्यादा आलूदा हो जाती है। अब ये कहा जा रहा है कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त जो है वो सामने आई, जिसमें दिल्ली पहले नंबर पर और लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया ना। लाहौर दूसरे नंबर पर, अब कैसे बचे हम? आज सुबह की अगर हम बात करें, अला सुबह जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, उसमें जो इंडेक्स है वो काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, 245 का नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। शहर की फजा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार दी गई है और आपने ज़ाहिर है अपनी हिफाजत खुद करनी है। कोशिश करें मास्क लगाकर घर से जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, जितनी एहतियात कर सकते हैं उतनी कर लें, बाकी अल्लाह मालिक अब क्या ही कर सकते हैं। आई रियली फील बैड फॉर द किड्स जिनको स्कूल जाना पड़ता है सुबह, और सारे ऑफिस गोइंग भी लोग हैं। जितना भी आप मास्क लगा लें या अपने आप को बचाने की कोशिश कर लें, आप ब्रीदिंग तो कर रहे हैं ना, सांस तो ले रहे हैं और सांस के इनहेल कर रहे हैं, जो आबो हवा है वो आपको अफेक्ट करिए। बहरहाल इस सारी सिचुएशन के ऊपर जरा एक स्टेटमेंट आया बड़ा इंपॉर्टेंट, वो आपको बताते हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने कहा कि आइंदा 3 से 4 हफ्ते स्मॉग के हवाले से तशवीशनाक होने वाले हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे की बड़ी वजूहात, उन्होंने ये बताया कि भारत में दिवाली का त्यौहार भी है, हुकूमत टेक्नोलॉजी की फराहमी, कानून साजी, डेटा की बुनियाद पर पेशगोई और मॉनिटरिंग जैसे इकदाम पर अमल कर रही है। अच्छा, यहाँ पर हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट जरा करना चाहिए, इस वक्त जो CM है हमारी मरियम नवाज साहिबा, उनकी जानिब से काफी इकदाम किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है। एक तो वाटर कैनन से आपको याद है पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि स्मॉग जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा नीचे हो सके। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी जो है भट्टों के लिए, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। लेट्स सी इसके ऊपर मजीद क्या हो, फिर भी हमने एहतियात खुद से करनी है और एहतियात ही करेंगे। और टमाटर जो है ना वो अगर आपके पास नहीं है, उनको अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करेंगे, तभी आपका बजट जो है ना वो शुरू कर दें, थोड़ी सी हाथ खींच लीजिए, 2 टमाटर डालें, 1 डालें, आधा डालें, इतने ज्यादा महंगे हो चुके हैं। अच्छा जी, जो मुल्क भर में सूरत हाल है वो थोड़ी सी आपको बता देते हैं। टमाटरों के हवाले से फी किलो कीमत 500 से नीचे नहीं आ सकी है। मार्केट जरा ये बता रहे हैं कि टमाटर की कीमत में इजाफा नई फसल ना होने की वजह से हुआ है और ईरान से कम सप्लाई और अफगानिस्तान से सप्लाई ज़ाहिर हमारी मुतासिर हुई है, उसकी वजह से भी टमाटर की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा देखने में मिल रहा है। अगर कराची की हम बात करें, वहां पर टमाटर की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुल्तान से हमारे साथ कौन? मुल्तान में सिचुएशन जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, वहां पर क्या सिचुएशन, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ उनसे जान देते हैं। जी सरदार अली।
की कैंट बाज़ार की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूं और यहां पर अगर टमाटर की कीमत की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो जो टमाटर ख़रीदने आ रहे हैं वहां पर शहरियों को 3 तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक तो महंगा टमाटर, दूसरी जानिब टमाटर की क्वालिटी और तीसरा टमाटर की शॉर्टेज भी जो है वो इसमें शामिल है। गुज़श्ता रोज़ जो था वो टमाटर की कीमत 400 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची थी। ऑल दो टमाटर की कीमत में 100 रुपये फ़ी किलो कमी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी शहरियों का कहना है कि ये टमाटर की कीमत काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि टमाटर की जो क्वालिटी है वो उसके हिसाब से कीमत ज़्यादा बता रहे हैं। कच्चा टमाटर है, लाल नहीं है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। जब हमारी जो सब्ज़ी फ़रोश हैं उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि टमाटर के महंगे होने की बड़ी वजह जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा है, उसके साथ साथ बॉर्डर के मसाइल हैं जिसकी वजह से जो टमाटर है वो लोरा लाई से आ रहा है, इसलिए वो महंगा है। जैसे ही सिंध से टमाटर की जो है वो सप्लाई शुरू हो जाएगी तो टमाटर की कीमत में एक वाज़ेह फ़र्क देखने में आएगा। इसके अलावा अगर सरकारी नरखनामे की बात की जाए तो आज टमाटर की कीमत जो है वो 172 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ पर टमाटर जो है वो 240 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह जो शहर की मुख्तलिफ जो मिनी सब्ज़ी मंडियाँ हैं और इसके साथ साथ जो गली चौक चौराहे पर जो सब्ज़ी फ़रोशों की दुकानें हैं वहाँ पर टमाटर जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने जो है वो इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो टमाटर की कीमत को कंट्रोल करने के हवाले से हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करें ताकि जो टमाटर है उनको सस्ता मुहैया हो सके। जी ठीक है सरदार अली, मुल्तान की सूरत हाल बता रहे थे। मुल्तान की सूरत हाल भी दीगर शहरों से मुख्तलिफ नहीं हमें नजर। कराची चलते हैं, गयास वहां से हमें रिपोर्ट करेंगे। गयास बताइए कराची में क्या भाव मिल रहे हैं टमाटर और वजह क्या बताई जा रही महंगे होने की? बहुत शुक्रिया। कराची में अगर बात करें टमाटर की कीमत की तो गैर मामूली जो कीमत में इजाफा था वो कराची में नहीं देखा गया। मैं इस चीज़ की वजाहत करूं कि जिस तरह से हाई प्राइस हमें नज़र आ रहे हैं दीगर शहरों में, तो कराची के अंदर इसकी कीमत कदरे बेहतर नज़र आ रही है लेकिन ज़्यादा है। मैं आपको फ़र्क दिखाता हूं। ये जो कच्चा टमाटर है ये बिल्कुल इस वक्त तैयार नहीं है, इसको घर में रख के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कीमत कराची में 310 रुपये है, 310 रुपये किलो। इसके साथ साथ अब आप आ जाएँ, ये ए क्वालिटी का टमाटर है, अव्वल क्वालिटी का जो टमाटर होता है, बड़ा टमाटर आपको पका हुआ टमाटर है जो खाने में फ़ौरी इस्तेमाल हो सकता है। इसकी कीमत 380 रुपये किलो है। इसकी अव्वल दर्जे की क्वालिटी है। ये आ गया जी दोम दर्जे की क्वालिटी का टमाटर जिसका साइज़ भी छोटा है और इसकी जिसामत भी छोटी है और लेकिन कलर इसका रेड है। ठीक है, इसकी कीमत 60 रुपये किलो है। तो एक जो खबरें आ रही हैं लोगों के अंदर बाकी शहरों से जो खबरें आ रही हैं, आप कह रहे हैं जी उनके या कराची में ऐसी सिचुएशन नहीं देखी जा रही है? कराची में बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है टमाटर? देखिए गैर मामूली कीमत में इजाफा नहीं हुआ। सीज़न जो है टमाटर का, बलूचिस्तान से जो फसल आती है वो ख़त्म हो गई है। ये हर साल का सिनेरियो है, हर साल ये प्रैक्टिस होती है। जब बलूचिस्तान का टमाटर ख़त्म हो जाता है, पैदावार ख़त्म हो जाती है, तो हमारे पास 15 दिन के गैप से बदीन का टमाटर प्रोडक्शन आनी शुरू हो जाती है। बदीन में जो टमाटर काश्त होता है बड़ी तादाद में, उसके बाद टमाटर की कीमत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये मैकेनिज़्म है, सालाना मौसमी तब्दीलियाँ जो हमारे पास होती हैं, मौसम को देखते हुए ये सीज़न चल रहा होता है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो अभी इस वक्त जो टमाटर की कीमत बड़ी है, उसका रीज़न ये है कि हमारे पास ईरान से टमाटर जो है इम्पोर्ट हो जाता है और बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में इंपोर्ट होता है, तो वो फौरी तौर पर जो लेकिन गयास हम बाकी शहरों में जो सिचुएशन देख रहे होते हैं इस वक्त, जो देख रहे हैं, हमारे साथ अभी मुल्तान से भी सरदार अली मौजूद थे, वो बता रहे थे कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कीमत हो चुकी है, पेशावर में बहुत ज़्यादा कीमत हो चुकी है, इस्लामाबाद पिंडी में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? क्या कराची में डिमांड सप्लाई का मसला नहीं हुआ जिसकी वजह से गैर मामूली तौर पर कीमतें नहीं बढ़ी, या फिर बाकी शहरों के अंदर ये वाला मसला इसलिए वहाँ पर कीमतें बढ़ी हैं? देखिए कराची की डायनामिक्स इस तरह से है कि कराची में डायरेक्ट इंपोर्ट की जाती है चीज़। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग हैं ऐसे जो इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को, तो इंपोर्ट का फैक्टर यहाँ पर मौजूद है। तो डायरेक्ट लैंडिंग कराची में होती है, कंटेनर की डायरेक्ट शिपमेंट यहाँ पहुँचती है, उसके बाद ये यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होती है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन वो वाली कॉस्ट भी पड़ती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है गयास, आपने तफसीलन हमें बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी मामले पर हमने मजीद करनी है, चूंकि इशू इतना बड़ा है, हर घर का मसला है, तो हमारे साथ मौजूद हैं सदर सिंध आबादगर बोर्ड महमूद नवाज शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे भी ये रीज़न जानना चाह रही हूँ, हम समझने की कोशिश करें कि असल वजह है क्या, ये जो टमाटरों की महंगाई का तूफान आया है, इसकी क्या वजह है? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहली बात कि टमाटर हमारा एक स्टेपल वेजिटेबल है और हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन 8 किलो है, यानी बहुत हाई कंजम्पशन है। उसके रीजंस आपको पता भी हैं। आपके जो इंट्रो में सारी गुफ्तगू हुई, ये सारे रीजंस आपके ठीक बताए गए, लेकिन अगर आप पिछले 3-4 साल का भी देखेंगे तो साइक्लिकल चेंजेस टमाटो में बहुत आती हैं। उसके 1-2 वजहें हैं।
सबसे पहली वजह यह है कि इस मौसम में अगर आपके सितंबर और अक्टूबर में बारिशें पड़ जाती हैं तो जो अर्ली लगी हुई टोमेटो की फसल को असर पड़ता है। तो इस साल भी उस टोमेटो की फसल को असर पड़ता है। सिंध का एक रीजन है, 3-4 अजला हैं, टंडो लहा ठट्टा से भी पहले, जैसे दोस्त कह रहे थे, बरीन से पहले वहाँ से उतरना शुरू हो जाता है। वहाँ पे इस वक्त टोमेटोज थोड़े इम्पेक्ट और अफेक्ट कर गए हैं, जिसकी वजह से सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं। और दूसरा मसला, हमारे कुछ बॉर्डर की सिचुएशन भी ऐसी है कि वहाँ से इम्पोर्टेड चीज़ें भी कंस्ट्रेंट हैं। तो इन सारी सप्लाई की वजह से हमारी ये डिमांड तो इसकी सेम रहती है टमाटर की सारे साल। तो उन औकात में जब ये सारी सूरत हाल होती है तो हमें एक सप्लाई शॉक नज़र आता है और प्राइसिंग शॉक नज़र आता है। लेकिन साथ में अंडरस्टैंड करने की ये भी बात है, आप 7 महीने पहले का भी अगर आप डेटा देख लें तो टमाटर की प्राइसेस ऐसी थी कि काश्तकार को उसके निकालने के पैसे भी उसको अपनी जेब से करने पड़ रहे थे। अगर 40 से 50 रुपए टमाटर पिछले 5 साल तक रहेगा और वो काश्तकार को उसके पैसे मिलते हैं 5 से 10 रुपए फी किलो, तो वो फिर उसको अपनी जेब से भरने पड़ते हैं। तो फिर मकसद क्या है हम समझें ये जो मसला है ये फिर प्रोलॉन्ग कर सकता है, या ये हम इसको वक्त ही समझें कि कुछ अरसे की बात है, ये चंद दिनों की बात है, ये वापस नॉर्मल अपनी प्राइस पे आ जाएंगे? हमारा ख्याल है कि अगले 20 से 25 दिन में बहुत एम्पल सप्लाई है जो आपके पास आ जाएगी। बल्कि ये भी हो सकता है कि नवंबर की एंड तक कोई प्राइस बहुत ज़्यादा गिर भी जाए। बात समझने की ये है कि अगर काश्तकार को एक सस्टेनेबल रिटर्न्स नहीं मिलेंगे तो वो काश्त करना छोड़ देगा। तो शॉक्स इनके बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। शाह साहब, इस मामले पर अभी तक हमने जितने भी लोगों से बात की है उनका यही कहना है कि ये मौसम जो है अक्टूबर, नवंबर या सितंबर का महीना, यहाँ पे इसमें क्योंकि टमाटर की फसल जो है वो कम हो जाती है या फिर डिमांड सप्लाई का मसला हो जाता है, इसलिए उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है कि हर साल ये जो हमें मसला फेस करना पड़ता है या टमाटर इतने महंगे हो जाते हैं, इसमें क्या किया जाए? कल भी हमारे साथ ताजिर इत्तेहाद के एक अहम नुमाइंदे मौजूद थे, वो कहते हैं दुनिया भर में टमाटरों को सेव किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। क्या पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल नहीं है? क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है, नहीं हो सकता ये काम यहाँ पे? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। उसके बारे में 2 बातें। एक तो अगर रिसर्च और डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट काश्तकारों को हो और ये मंथ्स आइडेंटिफाई किए जाएं और सपोर्ट की जाए कि आपको अगर इस तरह काश्त करें, इस तरह के बीज करें, तो आपको अक्टूबर में, सितंबर में एक टमाटर मिल सकता है। एक तो वो हमारे पास है। सेकेंड ये होता है कि जो अगर बढ़ भी जाए कीमत टमाटर की या कम हो जाए, अगर आपके पास प्रोसेसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हो, जिस तरह आज इसकी तरफ आपने निशानदेही की कि क्या कोई प्रोसेस चीज़ अवेलेबल हो सकती है कि चले बेहतरीन फ्रेश टोमेटो नहीं है तो कम से कम कोई ड्राइड टोमेटो मिल जाए, कोई और चीज़ टमाटर की पेस्ट मिल जाए कि जिससे कोई कम से कम एक मुतवसत करके उसका आदमी कम से कम कुछ न कुछ अपना हांडी तो पका सके ना। सो आई थिंक ये 2 चीज़ें, एक प्रोसेसिंग, दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के वो फार्मर को करें कि इन मंथ्स के अंदर किस तरह से ग्रो किया जा सकता है। इस वक्त आपके पास मोस्टली जो टमाटर ग्रो होता है वो इम्पोर्टेड सीड का होता है, उसको लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी अगर पड़ जाए तो भी ख़राब हो जाता है, कम हो जाए तो भी ख़राब हो जाता है। हम अपने हालात के हिसाब से ग्रो करना ज़रूरी है। ठीक है, ये जो आपने सारी चीज़ें बताएं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसके ऊपर काम होना चाहिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और कौन ज़्यादा इसके अंदर रोल प्ले कर सकता है अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ जाना है और उनसे बात करनी है? तो देखिए, सूबाई हुकूमत का सबसे बड़ा रोल है क्योंकि 18वीं अमेंडमेंट के बाद इस वक्त सारे का सारा रोल प्रोविंस के पास आया हुआ है। लेकिन इस तरह की फूड सिक्योरिटी की चीज़ों में मेरे ख्याल में सूबे को और वफाक को बैठ के सोचना चाहिए कि कम से कम बेसिक खाने पीने की चीज़ें तो लोगों को पूरा साल मौजूद रहें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सदर सिंध आबाद के जो सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, महमूद नवाज शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आगे बढ़ना जी, आगे की क्या बात? आगे बढ़ने से पहले हमने ये बात करनी है कि पाकिस्तान या फिर हमारा खित्ता जो है वो मुल्क है जहाँ पर चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है ना कि आपका बजट बन ही नहीं पाता है। गर्मियों में बजट कुछ और होता है, सर्दियों में बजट कुछ और होता है, बीच में भी बहुत दफा बदलता है। ये नहीं कि सिर्फ सीजन में जाके 2 में तब्दीली होनी है, हर महीने ही तब्दीली हो रही है।
कंसिस्टेंसी जो है ना वो नहीं आती। कंसिस्टेंसी एक ही चीज में रहती है, वो रहती है आपकी तनख्वाह के अंदर, वो बड़ी मुश्किल से बढ़ती है जब भी बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। अब सियासत में भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा होता है। केपी की सियासत आपको पता है एक मरतबा फिर जो है वो सबकी नजरों में है, तहरीक इंसाफ के नए वजीर आला बन गए हैं, नए नवेले वजीर आला सुहेल आफरीदी, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। अब सवाल यह है कि क्या उनकी आमद से सूबे में कोई वाज़े तौर पर हमें बेहतरी नजर आएगी, वहाँ के लोग मुतमईन होंगे, क्या वहाँ पर जो अमन अमान की सूरत हाल है या महंगाई अगर जिसकी हम अभी बात भी कर रहे हैं उसकी सूरत हाल है, या जो सियासी इख्तलाफात हैं, ये बड़े मसाइल हैं केपी के, क्या ये हल कर पाएंगे नए आने वाले वजीर आला? साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी क्यों नहीं कर सके हैं, ये भी ज़ाहिर है एक बड़ा सवाल है। लेकिन अंदरूनी खबरें तो आपको पता ही है, ज्यादा सवाल नहीं करती हैं आप। मैं चाहती हूँ उसके जवाब हम लें, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो उनसे जवाब जानने की कोशिश करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है लेकिन पीटीआई का हिस्सा भी चुके हैं माजी के अंदर, अब नहीं है। हम जान लेंगे उनके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स जो है ना वो सिलसिले में क्या है, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अफजल साहब आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो सिचुएशन आप केपीके की देख रही हैं, नए वजीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब चार्ज संभाल चुके हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपकी उनसे? उम्मीदें तो सबकी वाबस्ता है, नौजवान हैं, तालीम याफ्ता है, और उम्मीद है कि जो केपी के लोग हैं और केपी की गुज़िश्ता 2 दहाइयों में जो महरूमियाँ हैं इनको दूर करने के लिए अपनी सलाहियतें, अपनी तवानाइयाँ सर्व करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो ये फैसला करेगा कि ये बिल्कुल आप कह रहे हैं आने वाला वक्त फैसला करेगा। लेकिन आपकी नज़र में सूबे के सबसे बड़े मसाइल हैं क्या जिन पर फौरी काबू पाना ज़रूरी है? अमनो अमान की सूरत हाल, उसको प्रायोरिटी बनाना चाहिए, महंगाई, या फिर जो आपके अंदरूनी पीटीआई की अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है उसमें इख्तलाफात हैं, वो आपको ज़्यादा मसला बड़ा लग रहा है? सुहेल आफरीदी साहब को तो अंदरूनी इख्तलाफात का सामना फिल वक्त नहीं है। सियासत है, सियासत में इख्तलाफात जो हैं एक वक्त पे नहीं होते हैं, और जो आपके बड़े सगे होते हैं वो दूसरे वक्त में आपके सबसे बड़े हरीब बन जाते हैं। तो पीटीआई में अली अमीन खान को इख्तलाफात के मसाइल दरपेश थे, इनके इंतखाब के वक्त तो सब सेम पेज पे थे, और हिकमत से, दानाई से, तहम्मुल से चलेंगे तो शायद इख्तलाफात नहीं होंगे। और जहाँ तक मसले मसाइल हैं, इसमें सबसे अहम मसला जो है केपी को दरपेश वो बदामनी का है, और दूसरा जो सबसे अहम मसला है वो तरक्याती कामों का है। न कि सिर्फ तरक्याती काम होने चाहिए, मेगा प्रोजेक्ट होने चाहिए, सड़कें, मोटरवेज, ब्रिजेस, डैम्स, इन पे अगर फोकस करेंगे, जंगलात की कटाई हो रही है ये रुकनी चाहिए, मिनरल्स और माइंस का जो शोबा है इसमें बहुत ज़्यादा शिकायत है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और उसमें बदउनवानियों की जो है मसले मसाइल पुराने ज़माने से दरपेश हैं। फिर इसके अलावा महकमा तालीम में तबादले होते हैं और अमूमन शिकायत होती है कि ये मेरिट पे नहीं होते हैं। इसी तरह जो है पब्लिक हेल्थ है, CNW है, ये वो तमाम इदारे हैं जिनमें चलें। गुड फॉर सुहेल आफरीदी साहब। शेर अफजल मरवत साहब, हमने ये भी देखा है माजी करीब के अंदर जब अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया जा रहा था या उससे पहले भी आप काफ़ी इन्फॉर्म्ड रहे हैं सारी सिचुएशन से कि क्यों हटाया जा रहा है या फिर क्या रीज़न बनी है कि उनके बानी पीटीआई से अपेरेंटली शायद उनके मामलात भी ख़राब हुए। आपके नज़दीक वो बतौर वज़ीर आला क्यों नाकाम हुए और अपनी मुद्दत क्यों नहीं पूरी कर पाए? अच्छा, इसको आप नाकामी कहते हैं तो नाकामी ही सही कि वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। बेशक इस हद तक तो बात दुरुस्त है। मेरा ख्याल ये है अली अमीन खान अगर चाहते तो चल सकते थे और अपना टेन्योर मुकम्मल कर सकते थे, लेकिन वो अपनी आदतों से जान नहीं छुड़ा पा सकते थे। और उनकी आदतें, एक आदत उनकी ये है कि प्यार से, मोहब्बत से उनसे बात हो तो पाँव में बैठ जाता था, लेकिन अगर उसको रऊनत दिखाई जाए, तकब्बुर दिखाई जाए, बदमाशी की जाए, ये उल्टा पड़ जाता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल्चर ही ऐसी है कि इसमें खुशामद जो है लोगों को तवक्को होती है, लोगों को ये भी तवक्को होती है कि उनको बास तस्लीम किया जाएगा, खान के अलावा जो लोग हैं। और ये इस तरह की जो है ये काम इनसे शायद नहीं हो सकते थे,
तो ये इनको इल्म था कि अगर ये नहीं करेगा तो इसका ये अंजाम होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि खान साहब के अलावा बहुत सारे खुशामदी जो है वो पीटीआई में आपको नजर आते हैं। अच्छा, सुहेल आफरीदी के बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद एक मुख्तसर काबीना रखेंगे। अब जो नाम सामने आ रहे हैं काबीना के, मीडिया पर भी आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आप मुतमईन हैं ये जो नाम सामने आ रहे हैं उनसे? मेरा ख्याल है अभी तक नाम सामने नहीं आए हैं, मीडिया में तो वैसे के आसार आइया हैं। अच्छा, लेकिन ये सुहेल अफरीदी का इस सूबे पे एहसान होगा कि कम से कम काबीना रखें, 15 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि पीटीआई तो हमेशा मिसाल देती है कि हमने कम लोगों को रखा अखराजात बचाने के लिए। और मेरा ख्याल है जो काम 15 लोगों से चलाया जा सकता है, एक सूबा है वो 15 मिनिस्टर जो हैं और एक चीफ मिनिस्टर मिला के बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। अगर आप इसमें माविन खुसूसी रखते हैं, मशीर रखते हैं और तादाद 40 तक ले जाते हैं, फिर ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। शेर अफजल मरवत साहब, आपने खदशा भी जाहिर किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो पीटीआई के हाथ से निकल सकती है। ये बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कंसर्न हो सकता है पीटीआई के लिए। क्या रीज़न है इसके पीछे? हाँ, ये खदशा मेरा अभी भी है और 3 दफ़ा लोगों ने जो है पीटीआई पे एतमाद किया। एक दफ़ा केपी की तारीख है, एक दफ़ा से ज़्यादा, दूसरी दफ़ा मुसलसल तसलसल के साथ किसी पार्टी ने हुकूमत नहीं की, तीसरी दफ़ा भी। लेकिन अगर हम तीनों अदवार का जायज़ा ले लें तो जो मटीरियल काम है, आप इसका तकाबुली जायज़ा लें पंजाब के साथ, तो पंजाब को देखें, जो ही आप पंजाब में दाखिल होते हैं सड़कें बेहतर हैं, बागात हैं, पानी, नहरें, रोज़गार, लाइफस्टाइल, ज़िंदगी, सब कुछ बेहतर है। ये 13 साल काफ़ी टाइम था ना, 3 साल काफ़ी टाइम होता है। मैं ये समझता हूँ अवामी सतह पे अभी तक पीटीआई ने जो है डिलीवर नहीं किया है। क्या कारकर्दगी है, क्या फतवात है, क्या कामयाबियाँ हैं, तकारीर से ये लोग जो हैं अब मेरे ख्याल में इनको गलत नहीं किया जा सकेगा। अमन अमान के मसाइल हैं और अमन अमान के मसाइल के साथ साथ पसमानदगी हैं, बेरोज़गारी हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट हैं। अगर ये हो गए, लोगों को कुछ नज़र आया, ये तालीम और हेल्थ को प्राइवेटाइज़ करने की बातें कर रहे हैं, इनसे बाज आना चाहिए। और अगर ये प्राइवेटाइज़ कर लेते हैं और अपने हालात में आपने तकाबली जायजा लिया पंजाब और केपी का, उस पर मैं ये थोड़ा सा कहना चाह रही हूँ कि पंजाब के भी इंटीरियर आप पंजाब में चले जाएं तो वहाँ पे भी वो वाली चीज़ हमें नज़र नहीं आती जो हमें लाहौर, पिंडी और इर्द गिर्द फैसलाबाद या मुल्तान तक हमें नजर आती है। बातों से एक अंदाजा हम लगा सकते हैं उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है ना वो पंजाब की तरफ है, थोड़ा सा पंजाब की तरफ लग रहा है। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर पॉलिटिशियन। हमें मौका नहीं मिला कि उनसे हम जान ही लेते इस बारे में। खैर, बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में मौसम तब्दील हो रहा है और जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो हमें अपने कपड़े भी तब्दील करने पड़ते हैं। और सर्दियों के कपड़ों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, चाहे वो स्वेटर्स हों, शॉल्स हों, आपकी जैकेट्स हों। लेकिन एक बाज़ार जो है ना वो आज भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, इतवार बाज़ार। उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर जो गरीब है ना वो जाके ना अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो वो रौनकें कैसी थी ये देखने के लिए अनम को हमने भेजा। गरीब नहीं जा सकते वहाँ भाई, वो जो रेट्स है ना वो जो मैं वहाँ पे सुन के आई हूँ, सही बताएं? हाँ, मतलब हर बंदे की कुव्वत खरीद में नहीं होती वो चीज़ें जो उस जिन रेट्स पे वो मिल रही। बड़े लोग शिकवा कर रहे थे। हमने वहाँ पे कुछ लोगों से भी बात की है, पहले वो दिखा दें। मैं चाह रही थी कि आप अनाउंस करें। चलें आप दिखा देते हैं, वापस आएंगे फिर मजीद बात करेंगे। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त इस्लामाबाद के सबसे बड़े इतवार बाजार में मौजूद हूं और यहाँ पर लोगों का खासा रश देखने में मिल रहा है। चूंकि सर्दी की आमद है और लोग अपने लिए कपड़े, जूते, स्वेटर, जर्सी जो भी उनको चाहिए सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। सिर्फ कपड़ों जूतों के अलावा भी बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पर आपको कर्टन्स मिलेंगे, बेडशीट्स मिलेंगी और इसके अलावा बहुत कुछ है। आपको संडे बाजार का विजिट करवाएंगे और आपको बताएंगे यहाँ पर कौन सी चीज किस दाम में मिल रही है। आइए। आइए जानते हैं। जनाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक दुकान में और यहाँ पे 3
आप आवाज ऐसे लगा रहे हैं कि 300 मुझे लगा, मैं तो यही सुन के आ गई कि पूरी दुकान में चीजें 300 रुपए की है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुख्तलिफ रेट 1000 तक। अच्छा 300 रुपए में क्या चीज़ है, जरा देख लेते हैं कि अगर आपको कम पैसों में कोई चीज़ चाहिए तो वो कैसी हो सकती है। जरा दिखाएं ना हमें दो। जबरदस्त हो गया मेरे ख्याल से। जिसने सर्दी को प्रॉपर्ली कवर करना है ना अपने आप को सर्दी में, उसके लिए ये काफी है। सही गर्म वाले कोट्स हैं और 300 रुपए मेरे ख्याल से आज की महंगाई में कोई चीज नहीं है। आप इसमें कम भी करते हैं या इतने ही अगर मैं इधर से कोई चीज पसंद करूँ तो 1000 मैक्सिमम आप बता रहे हैं, तो कम से कम कितने में आते हैं? एक शॉप पर, और यहाँ पर मैंने आके देखा है इनके पास नए भी पुराने बैग्स दोनों मौजूद हैं। और मेरी नज़र एक कार्टन पे पड़ी है। मैंने कहा इसमें क्या खजाना छुपा है वो हमें ज़रा दिखाएं। तो उन्होंने कहा है कि ब्रांडेड और महंगे जो बैग्स हैं सेकंड हैंड वो इस कार्टन में मौजूद है। ज़रा देखते हैं कितने महंगे और क्या क्वालिटी होगी, दिखाएं भाई। अच्छा बड़े बड़े ब्रांड्स के बैग मौजूद हैं यहाँ पे और कंडीशन भी मुझे काफ़ी। अच्छा क्या प्राइसेस हैं इनकी? डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। तकरीबन हमारे पास 15,000 12,000 इस तरह अलग अलग रेट में होता है एक पास। बाकी इनकी जो नए प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी हाई प्राइस होती है। ये आप एक बैग 15,000 रुपए का दे रहे हैं? ये हमें भी खुद यानी महंगे आती हैं, ओरिजिनल होती हैं। कोडेड सी कॉपीज़ जो होती हैं वो इतने की होती हैं इधर। भाई ये लंडा जो है ना, ये लंडा रहा नहीं है, ये नए ज़माने का लंडा है। 15-20 हज़ार के आपको बैग सेकंड हैंड मिल रहे हैं, तो ज़रा दिमाग अपना बना के आए कि आपने 15-20 हज़ार का बैग लेना या नहीं। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये वो ब्रांडेड बैग्स हैं जो आपको लाखों में मिलते हैं। यहाँ पर एक खातून मौजूद है और बड़ी गुस्से में, मुझे लगता है पूरी मार्केट फिर के आई है। यहाँ के रेट्स उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे, बहुत नाराज है। जरा उनसे जानते हैं नाराजगी की वजह क्या है। क्या है, पूरी मार्केट हम घूम चुके हैं, बस हर कोई अपने अपने रेट लगा के बैठा है। कोई 50 बताता है, कोई 100 बताता है, कोई 150 बताता है। नीचे जो रखे हुए हैं इन्होंने बस वो लंडा बाजार फटे पुराने रखे हुए हैं जो 100 में 200 में बेच रहे हैं। जो ऊपर अच्छा माल है वो इन्होंने 400 500 1000 तक लगाए हुए हैं, जो कि गरीब आवाम बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते। अच्छा लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बार्गेनिंग भी होती है, बड़े दुकानदारों से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं हम कम भी कर देते। कम नहीं करते, 100-50 कितना कम करेंगे? 1000 रुपए की चीज है उसमें 100 रुपए कम करेंगे, अगला बंदा कितने का लेगा? 900 उनके पास है, ये नहीं हो सकता। कम से कम 500 400 300 तक चीज हो ना। ये लंडा है तो लंडे के हिसाब से चीज बेचे ना। क्या खरीदने आई? मैं ठंड के जैकेट्स खरीदना आई हूँ। और किस कलर की जैकेट्स आपको पसंद? मुझे पिंक कलर के पसंद है। ऐसे टॉयज भी हैं यहाँ पर, कुछ दुकानें मैंने देखे हैं, आप वहाँ से ले सकती हूँ? यस मैंने लिए भी हुए यहाँ से। अभी तक क्या खरीदा? मैंने ऐसे बहुत सारे टॉयज खरीदी है और यहाँ से कपड़े शूज बहुत सारी चीज़ें खरीदी है। अच्छी हैं चीज़ें इस मार्केट में? यस बहुत अच्छी हैं। ये बताएं कि लोग यहाँ पर आते हैं, शिकवा करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपके पास क्या रेंज में जूते मौजूद? लोग तो कहते हैं हमारे पास जूते भी अच्छे और प्राइस इसकी कम है ज़्यादा नहीं। जैसे कि कितनी प्राइस होगी? 1000 रुपये 1200। अभी जूतों में इसमें लगे 800 के भी है, 1500 के भी है, 2000 के भी है। अच्छा मैक्सिमम आपके पास कितनी प्राइस होती है और लोग आके बार्गेन करते हैं? जी करते हैं यहाँ पे बार्गेन। 2000 बताते हैं, 1500 1300 1400 में दे देते हैं। जैसे मैंने सुना है कि 2000 बताएं तो 500 की चीज़ लेके जानी चाहिए। नहीं ऐसे नहीं। चाचा क्या खरीदने आए हैं? जी एक जोड़ा बूट खरीदने आया हूँ। और क्या आप जहन बना के आए हैं कि कितने का एक जोड़ा बूट का मिलेगा? मैं तो क्वेटा का रहने वाला हूँ, कराची पे मेहमान आया हूँ टूर पे। वैसे जो मैं देख रहा हूँ वहाँ भी ये बाजार लगते हैं, मगर इधर बहुत अच्छा है। अच्छा वैसे कहते हैं क्वेटा और कराची साइड पे महंगाई कम है, यहाँ पे ज्यादा, ऐसा है? तो ये दूर भी है, इनका खर्चा होता है, मतलब इसका किराया लगता है, इसको पीछे जाना पड़ता है और ले आना पड़ता है, दुकानों का भी किराया होता है। आपको यहाँ पे महंगाई नहीं लगी? बहुत ज्यादा तो नहीं लगती है मुझे।
कहने को तो ये लंडा बाजार है, यानी सेकंड हैंड चीज़ों की मार्केट, लेकिन यहाँ पर लोगों का बहुत बड़ा शिकवा है कि चीज़ें महंगी हैं। मैंने खुद चीज़ों को देखा है, जूते देखे हैं, कपड़े देखे हैं और भी चीज़ें देखी हैं। ठीक है, चीज़ों की क्वालिटी ज़रूर है, लेकिन अगेन जो उनकी प्राइसेस हैं वो शायद लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। हमने कोशिश की है कि आप तक लोगों की आवाज़ पहुँचाएँ, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बात करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग जो बात ही नहीं करना चाह रहे कैमरे पर, उनकी आवाज़ भी हमने तो कम से कम सुनी है। हुकूमत वक्त से भी कुछ लोगों ने शिकवे किए हैं कि उनको क्या परेशानी है, खास तौर पर यहाँ के दुकानदारों को, और जो ग्राहक हैं वो भाव ताव करते हुए हमें नजर आए हैं। आगे सर्दियां आ रही हैं, उसकी तैयारी भरपूर तरीके से चल रही है और लोग शॉपिंग कर रहे हैं महंगाई के बावजूद भी। भाई सबसे पहले तो मैं अपने अल्फाज वापस ले रही हूँ। मैंने कहा था कि ये गरीबों का बाजार, अब ये गरीबों का बाजार आपको नहीं समझ रहा आ गई है? ये बिल्कुल भी गरीबों का बाजार नहीं रहा, वो माजी का किस्सा बन चुका है। यहाँ पर 15,000 का बैग, इससे भी ज्यादा है। इतने में तो नया आ जाता है ना। हाँ, लेकिन नया वो वाला नहीं आता। बस अगर आपकी ये है शौक पूरे करने हैं तो फिर आप ले सकते हैं। फर्क मुझे जरूर नजर आया, जो क्वालिटी जो आप बाहर के मुल्कों में जाके ब्रांडेड चीजें ले, ब्रांडेड से लाखों की, वो आपको चंद हजार रुपए में मिल रही है। अच्छा, अगर आपको इतने ही शौक है तो फिर आप जाके 15,000 की ले सकते हैं। बहरहाल जी जनाब, इसके ऊपर हमने थोड़ी सी और बात करनी है, लेकिन अभी हमें जाना ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक मेहमान मौजूद होंगे इसी अहम इशू के ऊपर। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। आप सब जानते हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट जो है इस वक्त रावलपिंडी में खेला जा रहा है। आज दूसरे दिन का खेल होगा। राइट नाउ सिचुएशन ये है कि 309 रन पाकिस्तानी टीम बना चुकी है, 5 खिलाड़ी आउट हैं और इस वक्त क्रीज पर मौजूद है सऊद शकील और सलमान आगा। अब सवाल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो ये कि क्या पाकिस्तान वाइट वॉश कर पाएगा, क्योंकि पहले टेस्ट के अंदर साउथ अफ्रीका को बड़े अच्छे मार्जिन से हराया था। सेकंड मैच में क्या होता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी बैटिंग चल रही है पाकिस्तान की। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, उनसे जरा जान लेते हैं कि मैच किधर सकता है। थैंक यू सो मच उस्मान ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान की आज बैटिंग लाइन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शुरू में अच्छा स्टार्ट मिला, 1 डाउन पे अच्छी पार्टनरशिप भी बिल्ड हुई। उसके बाद जो विकेट्स गिरी हैं, फिर बाबर आजम, उनसे भी एक्सपेक्टेशन थी वो फिर नहीं एक मरतबा चल पाए। कैसे देख रहे हैं ओवरऑल, कैसे एनालाइज करेंगे? आई थिंक मुश्किल पिच है रावलपिंडी की और स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है इस विकेट के ऊपर। और अगर आप देखें तो बाउंस भी कंपैरेटिवली काफी कम है। अगर लाहौर की कजाफी स्टेडियम की पिच की बात करें और इसका देखें तो पहले दिन से ही बाउंस कम होना शुरू हो गया है। तो पाकिस्तान ने जो पहले दिन स्कोर किया था 259 वो काफी बेहतर था। और अभी भी अगर आप देखें तो सेकंड इनिंग पाकिस्तान की अभी दूसरे दिन का खेल जारी है और 300 से ज्यादा रन्स भी पाकिस्तान ने कर ली हैं। और शान मसूद ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 87 रन्स की। फिर इसी तरह अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग पोजीशन पर आए और अच्छा आगाज दिया पाकिस्तान टीम को। तो मैं समझता हूं कि इस विकेट के ऊपर अगर पाकिस्तान 350 से भी ज्यादा स्कोर करता है तो पाकिस्तान की एक अच्छी पोजीशन होगी, क्योंकि जिस तरह की ये पिच है मुझे नहीं लगता कि ये मैच 5वें दिन तक जा सकता है, क्योंकि अभी से ही जो बाउंस है वो बहुत ज्यादा कम है और इसके अलावा स्पिनर्स को काफी हेल्प मिल रही है। टर्न बहुत ज्यादा हो रहा है। और अगर आप देखें महाराज की बॉलिंग को देखें, उसके अलावा जो उनके मुथसामे हैं उनकी बॉलिंग को देखें तो बॉल काफी टर्न हो रहा है। लेकिन हमारे बल्लेबाज की यहाँ पर तारीफ करनी होगी। और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि पाकिस्तान टीम ने मुसलसल दूसरी दफा टॉस भी जीत लिया है। तो टॉस का बहुत अहम फैक्टर है इस अच्छा दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर। दो सीनियर प्लेयर्स हैं ना, सबकी नजरें थी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पर। दोनों ही कुछ इस तरह से कर नहीं सके, लोग बड़े मायूस हुए हैं। उनका प्रॉब्लम आपको क्या लग रहा है? खास तौर पर मैं बाबर की अगर बात करूं, मुझे लगता है कि बाबर की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि शायद फियर है उनके अंदर कहीं ना कहीं पे, और वो ये समझते हैं कि जब भी वो इनिंग्स का आगाज करते हैं तो दबाव में नजर आते हैं और लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। गो के नेट सेशंस के अंदर अगर आप उनकी ट्रेनिंग देखें तो काफी देर तक बैटिंग कर रहे होते हैं। अब तो बॉलिंग करते भी हमें दिखाई दे रहे हैं कि शायद उनका जो बैटिंग की तरफ एक प्रेशर बना हुआ है रन्स करने का, लंबे रन्स करने का। सेंचुरी नहीं बनाई है काफी अरसे से बाबर आजम ने, तो इसी वजह से दबाव का शिकार है और उस दबाव से निकल नहीं पा रहे। बड़े जो हायर किया गया था टीम के लिए, फिर मेरे ख्याल से उसका वक्त आ चुका है कि उसको काम करना चाहिए। बाबर के साथ काम करना चाहिए, थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी और कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। आसिफ आफरीदी जो हैं उन्होंने डेब्यू किया है 38 साल की उम्र में, उनके बारे में थोड़ी सी जरा बात करते हैं। और जो रिजवान को हटाया गया वनडे की कप्तानी से, शाहीन शाह आफरीदी अब सामने आए हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट?
मुझे लगता है कि रिजवान की जगह पर शाहीन अफरीदी को लाना थोड़ा सा जल्दबाजी का फैसला है, क्योंकि अभी उनको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था मोहम्मद रिजवान को एज ए ODI कैप्टन। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि उन्हें एक नए नौजवान कप्तान की ज़रूरत है जो कि टीम को 2027 तक वर्ल्ड कप में खिलाए। इसी वजह से शायद उन्होंने शाहीन अफरीदी को कप्तान लगाया। और इसके अलावा कुछ हमें जराए बता रहे हैं कि कोच और जो कप्तान थे मोहम्मद रिजवान, उनकी आपस में बात बन नहीं रही थी और कुछ डिसीजन ऐसे हुए पिछली कुछ सीरीज के अंदर जो कि कोच और कप्तान के अंदर उसके अंदर काफी रिफ्ट भी पैदा हुई कि जो प्लानिंग होती थी ड्रेसिंग रूम के अंदर वो उस तरह से उसके मुताबिक फॉलो अप नहीं किया गया ग्राउंड के अंदर जाकर कप्तान की जानिब से। तो शायद इस तरह की भी इतलात है, लेकिन अभी इस हवाले से कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि PCB ने जो मीडिया को बताया है और जो प्रेस रिलीज भी जारी किया है उसके अंदर सिर्फ ये बताया है कि उन्होंने रिजवान की जगह पर शाहीन अफरीदी को कप्तान मुकर्रर कर दिया है। और साउथ अफ्रीका के अंदर ना नुकसान जो आपने कहा कि ये थोड़ा सा जल्दबाजी में फैसला किया गया। इससे पहले T20 का भी कप्तान शाहीन अफरीदी को कुछ अरसे के लिए बनाया गया था, बाबर आजम को हटाकर फिर वापस उनको तब्दील कर दिया गया। अब खुदा न खास्ता यही सेम सिचुएशन दोबारा ना हो। PCB इस पर क्या काम कर रहा है कि जो भी कप्तान हम बना रहे हैं उसको थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो परफॉर्म करके दिखाए, वो अपनी कैप्टनसी दिखा सके, उसके बाद रिजल्ट्स देखें और फैसला करें। देखें, इसमें ना दो चीजें, क्योंकि आपका जो क्रिकेट बोर्ड है उसके अंदर काफी चेंजेस होती हैं। जब हाई लेवल के ऊपर इतनी ज्यादा चेंजिंग हो रही होती है, अगर आप देखें तो हमारे पिछले 3 सालों के अंदर 3 चेयरमैन बदल चुके हैं। और पहले रमीज राजा थे, फिर जका अशरफ, नजम सेठी और अब मोहसिन नकवी यहाँ पर इस टाइम चेयरमैन PCB के तौर पर काम कर रहे हैं। तो जब इस तरह से हाई लेवल वो मोहम्मद हनीफ साहब को भी हटा दिया गया, बैटिंग की कोचिंग से उनको भी हटा दिया गया। तो ये समझ नहीं आ रही, अच्छा ये फैसले कर कौन रहा है, ये भी कुछ समझ नहीं आ रही है उस्मान। देखें, डिसीजन तो जाहिर बात है ऊपर लेवल के ऊपर ही होते हैं। चेयरमैन और जो बाकी सिलेक्शन कमेटी है और जो एडवाइजरी कमेटी है वही मिल बैठ के हतमी फैसला करती है कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं टीम का भी नुकसान होता है जब ज्यादा आप चेंजेस करते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि शाहीन अफरीदी को लेकर आए हैं, पोटेंशियल है इनमें, और इन्होंने PSL के अंदर 3 टाइटल भी जीते हैं, 2022 में, 2023 में, फिर 2025 में लाहौर कलंदर को टाइटल जितवाया। अच्छा उस्मान, अब हमारे पास वक्त कम है, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा आप एक और सवाल है अफगानिस्तान से रिलेटेड। जो ट्राई सीरीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के माबैन होनी थी, अब अफगानिस्तान बैकआउट कर गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमने नहीं खेलना, जाकर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, वो ये इंडिया की रविश पे चल रहा है। बहरहाल अब जिम्बाब्वे को शामिल किया गया। इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। आई थिंक मुझे लगता है कि अफगानिस्तान जो कहते हैं ना कि एहसान फरामोश है, और जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट किया 90s के अंदर, 2000 के अंदर इनको बनाया, पाकिस्तान वो बोर्ड है जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बनाने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सियासत को बीच में लाना और इंडिया के साथ बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करनी और पाकिस्तान की क्रिकेट को नीचे दिखाने की कोशिश करनी, तो उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी समझदार फैसला किया है कि उनको ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। वो कि मैं समझता हूँ कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है और ये गैर इखलाकी हरकत है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, जिस तरह से बयानबाजियां की गई। और ICC भी गैर इखलाकी हरकत भी है, किसी से इन्फ्लुएंस भी है, भारत से इन्फ्लुएंस होकर, और फिर जाहिर है आगे IPL भी खेलने हैं, तो ये हरकतें तो फिर वो उनको IPL खिलाएंगी। टिबार अली उस्मान खान हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसील से पाकिस्तान के मैच ऊपर भी और ओवरऑल जो क्रिकेट में चल रहा है उस पर भी आपने बात किया। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। आपको पता है अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर का जो पूरा महीना होता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पर इसको मनाया जाता है ताकि लोगों को पता चल सके कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या और अगर किसी को हो जाता है तो काबू किस तरह से पाना है। बहरहाल जी, ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में खवातीन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। आलमी इदारा सेहत ये बताता है कि हर 9 में से 1 खातून को अपनी जिंदगी में ब्रेस्ट कैंसर का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है जिस ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। कम से कम पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर होने वालों में शामिल है। अनफॉर्चुनेटली स्टैट्स ये बताते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खवातीन जो है ना वो इसका शिकार हो जाती हैं। अब इसके अंदर किया क्या जाना चाहिए,
पता है अक्टूबर का महीना जिसको पिंक अक्टूबर भी कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे महीने ही बात की जाती है ख़ास तौर पर ख़वातीन की सेहत के हवाले से। खुशाइन बात जो है वो ये है कि अगर इसकी अर्ली डिटेक्शन हो जाए ब्रेस्ट कैंसर की तो इसका इलाज मुमकिन है। अदरवाइज़ होता यह है कि अर्ली डिटेक्ट नहीं हो पाता है और लास्ट स्टेजेस पर जाकर जब पता चलता है तो फिर फर्टिलिटी जो है ना वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उमर आफ्ताब साहब, जो कि फाउंडर हैं पिंक रिबन के और गुज़श्ता 30 सालों से सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, स्पेशली ख़वातीन के लिए और बच्चों की सेहत जो है या फिर उनकी फलाह बहबूद के लिए। तो उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस दिन के मौके पर या इस महीने के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे और उनकी अपनी जर्नी के बारे में भी कुछ बात करेंगे। उमर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम इंटरव्यूइंग यू, लेकिन यह है कि समटाइम्स आपको ना रिप्लेनिश भी करनी पड़ती हैं कुछ बातें। तो मैं आपकी जर्नी एक मरतबा फिर से जानना चाहूँगी, वेयर डिड यू स्टार्ट, क्योंकि आप सोशल चेंज के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू कम टू इन दिस फील्ड और इसके अंदर आके काम करना? देखिए, एक तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान में हम सब जनरली बहुत ज़्यादा क्रेप करते हैं कि पाकिस्तान में ये भी ठीक नहीं है और ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, हमारे जैसे मुल्कों के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम सब अगर अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी अगर प्ले करें तो शायद हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चेंज लेके आ सकते हैं। तो मैं हमेशा से आई बिलीव्ड इन दिस और मैं एक्टिविस्ट रहा हमेशा। मैं बहुत सारी विमेंस एम्पावरमेंट के हवाले से, ख़ास तौर पे विमेंस इकनॉमिक एम्पावरमेंट के हवाले से और फिर विमेंस हेल्थ के हवाले से। तो वो मुझे, मेरी एक कुलीग थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं उनको हेल्प करूं ये कैंपेन डिज़ाइन करने में। तो उनके साथ मुझे इत्तफाक हुआ लाहौर के कुछ कैंसर हॉस्पिटल्स में जाने का, जो अनमोल में, मेयो में, गंगाराम में। अच्छा, वो जो आई थिंक कि वो जो मेरे चंद विज़िट थे वो मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग थे, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा कि 100 की तादाद में ऐसी ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर के साथ थीं जिनका कैंसर 4th स्टेज पे भी उस स्टेज पे था जहाँ पे कि वो फंगेट कर गया हुआ था, जिसमें कीड़े पड़े हुए थे, जिसमें कि मतलब वो उनके साथ आप बैठ नहीं सकते थे, इतनी उसमें से स्मेल थी। और अच्छा, फिर ये कि देखें क्या वजह है पिंक रिबन कैंपेन को बार बार रन करने की ब्रेस्ट कैंसर पे, और भी तो बहुत सारे कैंसर हैं। वाई पिंक रिबन? बिकॉज ये कि ब्रेस्ट कैंसर वाहिद कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है, क्योंकि इसके जितने सिम्टम्स हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर छाती पे कोई गिल्टी आ जाती है या बगल के नीचे कोई गिल्टी आ जाती है, छाती की स्किन पे कोई रैशेस या डिम्पलिंग हो जाती है या कोई डिस्चार्ज, तो अब ये सारे सिम्टम्स एक्सटर्नल हैं। बाकी जो कैंसर हैं वो बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं, वो बहुत लेटर स्टेज पे पता लगता है। अच्छा, तो पिंक रिबन कैंपेन का जो सोल ऑब्जेक्टिव है जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ज़ाहिर है आपने कहा कि वो आपकी कलीग थी, उसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें आपने नज़दीक जाकर जो हैं वो देखी, अस्पतालों में क्या सूरत हाल है वो देखी है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि काम कितना हो रहा है पाकिस्तान में और किस लेवल पर काम हो रहा है इसकी अवेयरनेस के लिए और फिर ज़ाहिर है इसके इलाज के लिए? देखें, ये कि जब हमने कैंपेन शुरू की, अभी मुझे 22 साल हो गए ये कैंपेन रन करते, तो वो तो बिल्कुल एक ऐसा माहौल था जहाँ पे कि हम शायद पहली दफ़ा जब हमने अपनी मीडिया लॉन्च की तो हम ये जो ब्रेस्ट का वर्ड है ये टीवी पे नहीं ले सकते थे। हम अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाके इसके ऊपर बात नहीं कर सकते थे, हम कम्युनिटी पे जाके इस पर बात नहीं कर सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कम अ लॉन्ग वे, अब इस पे बात हो रही है। फिर हमारे लिए ये चैलेंज था कि हमने सिर्फ इसकी अवेयरनेस दे के तो सिर्फ एक खौफ नहीं पैदा करना, यानी कि अगर किसी खातून को कोई गिल्टी महसूस होती है तो उसको मेमोग्राम कराना है तो उस मेमोग्राम की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है तो उसको ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो फिर पिंक रिबन ने एक बड़ी होलिस्टिक अप्रोच के साथ गवर्नमेंट के साथ भी मुख्तलिफ लेवल पे काम किया, जिसके ताकि पाकिस्तान में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हों, जो कीमोथेरेपीज़ हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेलेबल हों।
और अगर हम आज के दिन देखें तो पाकिस्तान में अब मोस्टली जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें मैमोग्राम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कीमोथेरेपीज़, टारगेटेड थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, उन पे बहुत सारा सपोर्ट अवेलेबल है। पाकिस्तान बैतुल माल सपोर्ट कर रहा है कीमोथेरेपी पे, सेहत कार्ड के थ्रू जो है वो सर्जरीज हो रही हैं। लेकिन इस सब में जो एक मिसिंग लिंक है वो है अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का बिहेवियर। वो जो माइंडसेट है वो हमने अभी रिसेंटली एक सर्वे किया लाहौर में पढ़ी लिखी ख़वातीन में ये देखने के लिए कि कितने % ख़वातीन हैं जिन्होंने अर्ली डिटेक्शन का कोई मेथड जो है वो प्रैक्टिस किया। तो स्टिल इट्स सो सरप्राइजिंग कि लाहौर जैसे शहर में पढ़ी लिखी ख़वातीन में हार्डली कोई 3 से 4% ख़वातीन हैं जो अभी भी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड उन्होंने सेल्फ एग्जामिनेशन किया। या बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। मैं अगर पर्सनली अपने ही हल्का अहबाब में बताऊं तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसे जिनको शायद इसका नाम तो पता है लेकिन ये नहीं पता कि अर्ली डिटेक्शन क्या होती है या फिर हर महीने जो है ना अपना किस तरह से उन्होंने जायज़ा लेना। अच्छा, ओवर द इयर्स जब से आपने आप कह रहे 22 साल हो चुके हैं, आप और आपके अलावा भी बहुत सारे जितने भी लोग इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, यू थिंक कि बेहतरी आई है अवेयरनेस के अंदर और जो नंबर पहले रिपोर्ट होता था इन सारी कैंपेन्स के बाद थोड़ा सा कम रिपोर्ट होना शुरू हुआ है? देखें, बेहतरी तो ऑफ कोर्स आई है क्योंकि फैसिलिटीज़ अवेलेबल हुई हैं, बात हो रही है मुख्तलिफ टॉपिक पे। अच्छा, एक हमने चेंज देखी है वो ये है कि जो यंगर गर्ल्स जो हैं दे आर कमिंग विद अर्ली सिम्टम्स। सो ये एक चलें एक बिहेवियर चेंज में कि हमारी जो थोड़ी ओल्डर एज की ख़वातीन हैं उनमें अभी बिहेवियर चेंज शायद उस तरह का नहीं हो पाया, लेकिन यंगर एज में हम देखते हैं कि थोड़ा सा अर्ली जो डिटेक्शन जो है उसकी तरफ ख़वातीन का रुझान जो है वो कुछ हद तक थोड़ा सा बेहतर हुआ है। लेकिन फिर वही बात है, देखें हम मतलब पाकिस्तान में अगर हम अगेन थोड़ी सी और इसको स्टैट्स के हवाले से देखें तो पूरी दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क की एवरेज एज है वो 55 ईयर्स है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर होने की जो एवरेज एज है वो 35 ईयर्स है, यानी कि हमारे यहाँ 20 साल यंगर एज ग्रुप में अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। और किस एज से शुरू हो जाता है जितने कैंसर उमर साहब? हम तो अनफॉर्चुनेटली देख रहे हैं कि 20-21 साल की एज में भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है और विदाउट एनी फैमिली हिस्ट्री, विदाउट एनी नोन जो रिस्क फैक्टर हैं उनके बगैर। क्योंकि अच्छा मतलब बहुत सारा लोगों का मानना ये है कि शायद ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है, जबकि 70% से ज़्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर है वो विदाउट एनी फैमिली हिस्ट्री जो है उसके हो रहा है। तो और लेकिन अभी भी जो लेट डायग्नोसिस है वो वायरल है। अब अगर हम ये देखें कि थिंग्स हैव चेंज, सर्जरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है। पहले पूरा बॉडी पार्ट को रिमूव कर दिया जाता था, अब सिर्फ उतने हिस्से को रिमूव किया जाता है जहाँ पे कि लंप हो, उसको भी रिकंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है। इसी तरह कीमोथेरेपीज़ बहुत एडवांस हो गई हैं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बहुत एडवांस हो गई हैं। लेकिन ये जो एक डिनाइल है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ ख़वातीन 3 लेवल पे डिनाइल का शिकार हैं। पहले तो ये कि ज़्यादातर ख़वातीन को ये लगता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर की बात किसी और के लिए है, ये उनको नहीं होगा। अल्लाह करे कि ये हम सबको, अल्लाह मियाँ हमारे घर वालों को इससे महफूज रखे, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है। सो एक तो ये डिनाइल है। दूसरा डिनाइल फिर हम ये देखते हैं उमर साहब, इन द एंड वक्त मेरे पास कम रह गया है, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज दे दीजिए। जी बिल्कुल जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ब्रेस्ट कैंसर है ये एक बीमारी है, जैसे किसी भी मेल या फीमेल को कोई कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर भी एक बीमारी है। इसमें खातून का कोई कसूर नहीं है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और ना ही इसमें कोई शेम है। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर का कोई सिम्टम फील होता है तो आपको फौरी तौर पे डॉक्टर पे जाके अपना अर्ली डिटेक्शन करवाना। बिल्कुल आपने सही बात की है, इसमें कोई शर्मिंदगी या शेम फील करने की बात नहीं है। फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं, इसका इलाज मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर आफ्ताब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक की लास्ट पार्ट है हमारे शो का। इसमें एक अफसोसनाक खबर आपको देते हैं शांगला से, जहां पर एक खूंखार तेंदुए ने एक 8 साला बच्ची की जान ले ली और इस वाक़े के बाद इलाके में इस वक्त खौफ व हिरास जो है वो फैला हुआ है। शहरी काफ़ी खौफजदा महसूस कर रहे हैं। आप सवाल इसके अंदर बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं कि ये तेंदुआ जो है ये किस तरह से शहरी आबादी की तरफ आ गया, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो इस सिलसिले में क्या कर रहा है, इन सब के ऊपर ज़रा जवाब जानने की हमने कोशिश करनी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर मोहम्मद फाइक खान साहब। फाइक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे ये वाक़या जो हुआ है जिसमें 8 साला बच्ची की जान गई है, अब तेंदुआ किस तरह आ गया इंसानी आबादी में? इसकी जो हैबिटेट है, जो इनके एरियाज है, उसमें डेवलपमेंट पेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग क्लाइमेट चेंज की वजह से ऊपर की तरफ मूव हो रहे हैं अप द स्लोप, तो जिसकी वजह से उनका हैबिटेट जो है उसको हम अपने अल्फाज में कहते हैं फ्रेगमेंट हो रहा है। तो चीता के लिए कॉरिडोर्स का इशू आ रहा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह की तालाब में जब जा रहे हैं तो वो बन रहा है, लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट का इशू बन रहा है और ये बहुत ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट आजकल के ज़माने में। दैट इज़ बिकॉज ऑफ जो हमारा हैबिटेट फ्रेगमेंट हो रहा है। तो एक तो ये एक बड़ा इशू है। दूसरा इशू ये है कि हम लोग जो है अभी हमारे पास अवेयरनेस की कमी है कि हम हाउ टू लिव इन हार्मनी विद द वाइल्ड लाइफ अराउंड यू। तो दिस इज इम्पोर्टेंट इशू कि हमारे इर्द गिर्द वाइल्ड लाइफ जो हमारी रह रही है, हम अपने आप को उसके साथ किस तरह। फिर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट फिर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? अगर ये जो शहरी आबादी है ये इंक्रोच कर रही है उन नेचुरल हैबिटाट्स को, तो फिर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, ये हार्मनी पैदा करने के लिए या फिर बताने के लिए कि यहाँ तक नेचुरल हैबिटाट है, इससे आगे नहीं जाना इंसानी आबादी ने। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। असल में वाइल्ड लाइफ इस वक्त हमारा जो सेक्रेटरी साहब है और प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनकी लीडरशिप में वाइल्ड लाइफ मल्टी प्रॉन्ग अप्रोचेस पे इस वक्त अमल कर रही है। एक तो कि प्रे बेस कम हो गया है, जो जंगलों में उनके खुराक था, कॉमनली पर मोर देन 100 एनिमल्स पे शिकार करता है और उसको खाते हैं, तो वो कम हो रहा है। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए हम अपने इलाकों को दोबारा वाइल्ड लाइफ रिस्टॉकिंग के मुख्तलिफ इनिशिएटिव शुरू किए हैं। दूसरा जो हमारा है कि कम्युनिटी को हम अनबोर्ड ले और जो प्रॉब्लमेटिक एनिमल है आइडेंटिफाई करे और उसकी ग्रीन हंटिंग या एलिमिनेशन हंटिंग जो है वो भी करवाए ताकि लोगों को उससे बेनिफिट भी मिले। राइट, इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्रोएक्टिवली काम करने की ज़रूरत है फाइक साहब, क्योंकि एक बच्ची की जान जा चुकी है, इसका मतलब है कि और भी खतरा वहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद फाइक खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर, और हमें बता रहे थे कि शांगला में जो वाक़या हुआ है इसकी रीज़न क्या है। अब इसके अंदर मुझे लगता है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो है ना वो इन्वॉल्व हो सकते हैं कि ये जो शहरी आबादी है ये उन जंगलात की तरफ क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों कर रही है। जाहिर है वो हमारी जगह पे नहीं आए, बेसिकली हमने उनकी जगह ले ली है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसात या इस तरह के वाकयात रूनमा हो रहे हैं। ऑल राइट जी, हमारा आज का प्रोग्राम इतना ही था। हमें आपने देनी है इजाजत, प्रोग्राम को करना है हमने क्लोज। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।